हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक भूतिया गांव और एक सरकटे भूत की कहानी लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रॉकी, गाइस सुनो, आज कॉलेज का आखिरी दिन है। क्यों ना हम सब फ्रेंड्स कहीं कोई टूर बनाएं। वैसे भी अब छुट्टियां लग गई हैं, कहीं घूम आते हैं। रॉकी की गर्लफ्रेंड सुमन कहती है, आइडिया तो अच्छा है रॉकी, चलो सब गोवा जाते हैं। आनंद कहता है, बात तो पते की कही है रॉकी ने, पर गोवा नहीं, चलो हम कहीं कैंपिंग को चलते हैं। आनंद की गर्लफ्रेंड मुस्कान, आनंद तुम्हें पता है मुझे डर लगता है यार। सुमन के कहे मुताबिक गोवा चलते हैं ना, गोवा में एंजॉय करेंगे, समुंदर किनारे साथ घूमेंगे, हाथ में हाथ लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, इंस्टा पे डालेंगे। रॉकी ने कहा, यार गोवा तो कई बार गए हैं, इस बार आनंद के कहे मुताबिक सब लोग कैंपिंग पे चलते हैं। रॉकी आनंद के प्रस्ताव के साथ था और वो अपने दूसरे फ्रेंड से पूछता है तो कमल और राजेश कहते हैं, हम दोनों रॉकी और आनंद की बात से सहमत है, कैंपिंग के लिए ही चलते हैं। कमल की गर्लफ्रेंड पूजा, नहीं यार सुमन सही कह रही है, गोवा ही चलते हैं। और राजेश की गर्लफ्रेंड कविता का भी यही कहना था, सुमन बिल्कुल सही है, हम सब गोवा ही जाएंगे। यहाँ इस बात को लेके लड़कों और लड़कियों में बहस होने लगती है। तो रॉकी कहता है, ओके ओके, चिट निकालते हैं, चिट में जो भी निकला सबको मान्य कर वहाँ चलना पड़ेगा। सुमन, ओके ठीक है रॉकी, हमें मंजूर है। चिट निकलती है, चिट में कैंपिंग लिखा होता है। लड़के ज़ोरों से चिल्ला के अपनी खुशी दिखाते हैं। ना चाहते हुए भी लड़कियों को कैंपिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है। सुमन को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो सारी चिट निकालती है और देखती है ये सारी शरारत लड़कों की है। हर चिट पे कैंपिंग लिखा होता है। सुमन रॉकी से कहती है, रॉकी ये सब गलत है, तुम लोगों ने हमारे साथ चीटिंग की है। रॉकी सुमन को प्यार की कसम देके चुप करा देता है। दूसरे दिन सब तैयार होकर ट्रैवलिंग बस का इंतज़ार करते हैं। बस के आते ही रॉकी सबसे कहता है, चलो चलो सब अपनी अपनी सीट पकड़ लो, खाने पीने का सामान वगैरह सब बराबर ले लिया है ना, और मोबाइल फुल चार्ज कर लिया है ना, पावर बैंक भी अपने साथ ले लो, टॉर्च इत्यादि और भी ज़रूरत की चीज़ें ली है ना। तो सब कहते हैं, हाँ रॉकी सर। सुमन कहती है, सब कुछ ले लिया है, बस तुम छूट गए हो, चलो अब जल्दी अंदर आ जाओ, देर हो रही है। रॉकी, अरे यार सुमन रुको ना यार, आनंद कुछ ज़रूरी चीज़ लाने गया है, बस आ ही रहा है। सुमन, मैं समझती हूँ क्या ज़रूरी चीज़ आ रही है, ये सब ज़रूरी है क्या रॉकी? आनंद आता है। आनंद के हाथ में एक बैग होती है, उसमें बियर की केन, सिगरेट और कुछ नमकीन के पैकेट्स होते हैं। सुमन, अब अंदर आ भी जाओ रॉकी, देर हो रही है। रॉकी और आनंद अंदर आ जाते हैं और अब इनका सफ़र शुरू होता है। क्या ये सब कैंपिंग करके सही सलामत वापस आ पाएंगे या इनका ये सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा? आइए जानते हैं कि आगे अब इनके सफ़र में क्या क्या मोड़ आने वाले हैं। रॉकी बस में जाके सुमन के पास बैठ जाता है। बस सफ़र शुरू होता है। मस्ती मजाक करते हुए आनंद रॉकी को आवाज़ दे कहता है, भाई क्यों ना सफ़र को थोड़ा मज़ेदार बनाया जाए। तो कमल कहता है, मैं गिटार साथ लाया हूँ, सुना है राजेश भाई अच्छा गाना गा लेते हैं। राजेश, नहीं कमल यार, इतना अच्छा कहाँ गाता हूँ, बस थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ। इतना सुनते ही सब आवाज़ लगाते हैं, कम ऑन राजेश कम ऑन। राजेश कमल से गिटार लेता है और गिटार बजाने लगता है और गाना शुरू करता है। समा कुछ रंगीन सा हो जाता है और हर कोई अपने प्यार के साथ कपल डांस करने लग जाता है। जैसे ही राजेश का गाना ख़त्म होता है तो सब मिलकर राजेश का तालियों से स्वागत करते हैं। कविता के चेहरे पे चमक सी आ जाती है। राजेश का गाना कविता के लिए ही तो होता है। नागपुर से महाबलेश्वर के लिए निकले इनको 2 घंटे हो चुके थे। पूरा सफ़र 17 घंटे 30 मिनट का था। ये लोग नागपुर औरंगाबाद हाईवे से जा रहे थे। सफ़र जितना लंबा था उतना मज़ेदार भी था। अब सब लोग एक दूसरे की पोल खोलने लगे थे, पर अपने राज कोई खोलता है भला? अब सुमन रॉकी से कहती है, राजेश तो कविता से बहुत प्यार करता है, उसने उसके लिए गाना भी गाया, और तुम हो कि तुम्हारी आवाज़ बाथरूम से बाहर भी नहीं निकलती, बस बाथरूम सिंगर बने रहो। रॉकी,
अच्छा जी, आप चाहते हो मैं जीवन भर गाता रहूं और तुम कटोरा लेके कमाती रहो? सुमन रॉकी की इस बात से नाराज़ हो जाती है। रॉकी उसे मनाता है बट सुमन नहीं मानती। जाओ, मुझसे बात मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। पीछे की सीट से कमल की आवाज़ आती है। भाई, अब रूठे हुए को मनाने के लिए गाना तो गाना पड़ेगा। तो पूजा कमल से कहती है, बड़ा गिटार लिए फिरते हो तुम, कभी मेरे लिए गाना गाया है? कमल चला था रॉकी और सुमन को मिलाने। यहाँ तो जैसे कमल की ही पूजा क्लास लेने लगी। कमल पूजा से कहता है, जान तुम कहो तो तुम पे ही गाना लिख दूँ। पूजा कमल से कहती है, आए बड़े गाना लिखने वाले। रॉकी कहता है, यार यहाँ मेरा और सुमन का कम था जो तुम दोनों शुरू हो गए। अब बस करो, मैं सुमन को मेरे दिल का हाल गाना गा के बताता हूँ। इतना कहते हुए रॉकी सुमन के लिए गाना गाने लगता है। सुमन मन ही मन खुश होती है पर रॉकी को नखरे दिखाती है। आनंद कहता है, रॉकी भाई ये प्यार है, प्यार में नखरे झेलने पड़ते हैं। सुमन भी धीरे धीरे रॉकी के साथ प्रेम भरा गीत गाने लगती है। अब कहीं से सीटियाँ तो कहीं से तालियों की आवाज़ें आने लगती हैं। रॉकी, तुमने तो गाना गाने में राजेश की भी गिल्लियाँ उड़ा दी। सफ़र बहुत आनंदमयी चल रहा था। शाम होने को आ गई थी। सफ़र भी आधा होने पे आ रहा था। सब अपनी धुन में लगे थे। एंजॉयमेंट की कोई सीमा नहीं थी। अब लड़कियां भी बोल रही थी, अच्छा हुआ कि कैंपिंग को चुना और बस कराई, वरना गोवा के लिए ट्रेन में सफ़र करते करते बोर हो जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगा दी। तो आनंद ड्राइवर के पास जाके बोलता है, क्या हुआ भाई, इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों मारी? अंदर सुमन को चोट लग गई। रॉकी भी आता है और ड्राइवर को चिल्लाने लगता है। ड्राइवर, सॉरी साहब, मैं क्या करता, अचानक से काली बिल्ली सामने आ गई, इसीलिए मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। जब तक कोई और गाड़ी नहीं जाती हमें कुछ देर रुकना चाहिए। सब लोग ड्राइवर की इस बात पे हंसने लगे और ड्राइवर का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुम किस ज़माने में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्राइवर कहता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं होता, और ये तो काली बिल्ली थी। राजेश कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो जल्दी बस स्टार्ट करो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। ड्राइवर, जी साहब, जैसे आप कहें, बोल के गाड़ी चलाना शुरू करता है। क्या वाकई काली बिल्ली के रास्ता काटने के बाद उन्हें रुकना चाहिए था? क्या बिल्ली के रास्ता काटने की बात को लेकर ड्राइवर सही था? क्या इनका सफ़र अब भी रोमांटिक रहेगा या होगी कोई अनहोनी? समय कुछ रात के 11 बजे थे। रास्ता सुनसान था। ड्राइवर ने अचानक देखा कि बस की स्पीड अचानक कम हो रही है। ड्राइवर को लगता है कि ज़ोर से ब्रेक लगाने की वजह से ब्रेक शू जाम हो गए होंगे। ड्राइवर बस चलाता रहा। इधर लड़कियां लंबे सफ़र की वजह से थक गई थी, तो सब लड़कियां खाना खा के आराम कर रही थी और गहरी नींद में थी। लड़कों की तो पार्टी चल रही थी। लड़के बस की आखिरी सीट पे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। बियर खुल रही थी। लड़कों की पार्टी का दौर चल रहा था कि अचानक से बस की लाइट्स बंद चालू होने लगी। आनंद उठ के नशे की हालत में ड्राइवर से कहने लगता है, पी हम रहे हैं, नशा तुम्हें हो रहा है क्या ड्राइवर? ड्राइवर आनंद से, साहब मैं तो बस चला रहा हूँ, लगता है ज़ोर से ब्रेक लगाने के कारण बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, आगे कोई गैराज देख के ठीक करवा लेंगे। आनंद वापस अपनी पार्टी एंजॉय करने आखिरी सीट पे चले जाता है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद बस की लाइट्स अपने आप ठीक हो जाती है। ड्राइवर को लग रहा था कुछ तो अनहोनी होने वाली है। काली बिल्ली के रास्ता काटने से पहले तो सब कुछ ठीक था। अब न जाने क्यों अचानक से सफ़र डरावना सा लगने लगा है। कुछ ही दूरी का सफ़र हुआ ही नहीं था कि अब अचानक से बस अपने आप चलने लगती है। ड्राइवर बस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, पर बस अब ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर थी। ड्राइवर चिल्ला के आवाज़ देता है, साहब बस अपने आप चलने लगी है, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और ना ही आ रही है। मैंने पूरी कोशिशें करके देख ली। ड्राइवर की आवाज़ सुनते ही सब लोग ड्राइवर के कैबिन की ओर दौड़ पड़ते हैं। लड़कियों की भी नींद खुल जाती है। लड़कियां घबराने लगती हैं। लड़के ड्राइवर से कहते हैं, तुमने पी वी रखी है क्या? क्या कभी बस अपने आप चलती है क्या? तुमने तो सारा मूड बिगाड़ दिया हमारा। तुम्हारी आवाज़ से लड़कियों की भी नींद खराब हो गई। ड्राइवर, साहब आप खुद देख लो। ड्राइवर स्टीयरिंग से हाथ हटा के दिखाता है और ब्रेक लगा के दिखाता है। देख लो साहब, बस अपने आप चल रही है। सब घबराने लगते हैं और डर के मारे सबका पसीना निकलने लगता है। रॉकी को सुमन आवाज़ लगाती है, रॉकी क्या हुआ, सब ठीक है ना? रॉकी, हाँ सुमन सब ठीक है। रॉकी झूठ बोलता है ताकि लड़कियां डरे ना।
सुमन से कविता कहती है, सुमन मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमन, यार डर तो मुझे भी लग रहा है। ड्राइवर सब लड़कों से कहता है, साहब ये सब आप लोगों के कारण हो रहा है। मैंने आपसे कहा भी था कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, थोड़ा रुक के चलते हैं। आप लोगों ने मेरा ही मजाक उड़ाया और मुझे आगे बढ़ने को बोला। मुझे ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ा। ये सब अब उस काली बिल्ली के रास्ता काटने के बाद से हो रहा है। सब लड़के घबराए हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये बात लड़कियों को नहीं बताएंगे, वो पहले से ही घबराई हुई हैं। सब लड़के अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के पास जाके बैठ जाते हैं। सुमन रॉकी से पूछती है, क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। रॉकी, कुछ नहीं यार, ड्राइवर को ज़रा सी नींद आ गई थी। सुमन, रॉकी मुझे बच्ची समझते हो? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम लोगों के घबराहट में पसीने क्यों छूट रहे हैं? रॉकी, यार कुछ नहीं हुआ, पसीना तो ड्रिंक करने की वजह से आ रहा है। ये कह के रॉकी सुमन से कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो। सुमन रॉकी पे भरोसा कर सब लड़कियों से कहती है, कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर को नींद आ गई थी। अब सब ठीक है बोलकर सो जाती है और बाकी लड़कियों से कहती है, सो जाओ, सफ़र बहुत लंबा है। अब सब लड़कियां सो चुकी होती हैं। लड़के ड्राइवर के पास जाते हैं। ड्राइवर घबराया हुआ सा लड़कों से कहता है, साहब अब क्या करें, बस कंट्रोल में नहीं आ रही है। राजेश और बाकी लड़के बस ड्राइवर से कहते हैं, अब कोशिश करो बस को कंट्रोल करने की। ड्राइवर, साहब मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी बस कंट्रोल में नहीं आ रही है। आनंद को एक तरकीब सूझती है, क्यों ना बस को बंद कर दिया जाए, बस की चाबी निकाल दी जाए। आनंद अपने दोस्तों से कहता है, सुनो मुझे एक तरकीब सूझी है। सब कहते हैं, क्या, जल्दी बताओ। आनंद कहता है, बस अब कंट्रोल से बाहर हो गई है, बस को कंट्रोल करने के बजाय बस को क्यों ना रोक दिया जाए। रॉकी, पर कैसे रोके आनंद, जब बस कंट्रोल से बाहर है, ना ब्रेक लग रही है, ना बस कहीं मुड़ रही है। आनंद कहता है, बस की चाबी निकाल दो, बस बंद हो जाएगी और रुक जाएगी। सबको आनंद की कही बात सही लगती है। अब ये सब ड्राइवर से कहते हैं, चाबी निकाल दो, बस बंद होके रुक जाएगी। ड्राइवर, जी साहब, जैसा आप लोग कहें। ड्राइवर बस की चाबी निकालने लगता है, पर चाबी जो है वो टस से मस नहीं होती। रॉकी, क्या कर रहे हो, जल्दी चाबी निकालो। ड्राइवर, साहब नहीं निकल रही, पूरी ताकत लगा दी फिर भी नहीं निकल रही। आनंद ड्राइवर से कहता है, तुम हटो, तुम्हारे हाथों में दम नहीं, मैं निकालता हूँ। अब आनंद चाबी निकालने लग जाता है। आनंद अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन आनंद से भी चाबी नहीं निकलती। अब रॉकी भी चाबी निकालने की कोशिश करता है। फिर राजेश और कपिल भी अपना जोर लगाते हैं, पर सबके हाथ निराशा ही लगती है। अब सब हताश हुए कहने लगते हैं, शायद ये सफ़र हम सबका आखिरी सफ़र है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रात और भी घनी, काली और डरावनी होती जा रही थी। रास्ते एकदम सुनसान। अमावस्या की रात में तो जैसे इन सबके जीवन को ग्रहण लग गया था। कुछ दूर बस के चलते ही अचानक से बस की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। अब इन्हें लग रहा था कि बस रुकने वाली है। बस की रफ्तार 60 से 40 हो गई थी, 40 से 20 और धीरे धीरे बस रुकने लगती है। राजेश बस की खिड़की से बाहर झांकता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक घने घने पेड़ थे, ना कोई गाड़ी आते दिख रही थी ना जाते। अब इस डरावनी जगह को देख बस से किसी को नीचे उतर के देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। सब घबराए हुए थे, बस अचानक कहाँ आके रुक गई है। वो धीरे धीरे बात कर बोलते थे कि नीचे जाके कौन देखेगा, लड़कियां सोई हुई हैं, अगर वो उठ गई तो डर के मारे चिल्लाने लगेंगी और घबरा जाएंगी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बस से नीचे उतरे। बस एक घने बरगद के पेड़ के नीचे आके रुकी थी। सब डरे सहमे घबराए हुए थे कि रॉकी को एक आवाज़ आती है, रॉकी बस कहाँ रुकी है। यह आवाज़ सुमन की थी। पहले तो रॉकी डर गया था, पर जब उसने देखा आवाज़ सुमन की है तो पलट के सुमन से कहता है, सुमन बस पंचर हो गई है, ड्राइवर स्टेपनिंग चेंज कर रहा है। सुमन कहती है, मुझे वॉशरूम जाना था, आगे कोई होटल या ढाबा आए तो बस रोक लेना। रॉकी कहता है, ठीक है सुमन, रोक लूँगा। कमल कहता है, मैं बस से नीचे उतर के देख के आता हूँ। कमल डरता घबराता बस से नीचे उतरता है। वो देखता है कि दूर तक ना कोई गांव है ना कोई होटल। कमल अपने मोबाइल की टॉर्च लगा के उस रास्ते पे आगे चलने लगता है। शायद कोई मिल जाए जो उन्हें इस काली डरावनी रात को गुजारने के लिए पनाह दे। कुछ दूर चलते ही कमल को कुछ दिखाई देता है। एक आदमी सामने से आ रहा है, उसके हाथ में लालटेन है।
कमल खुशी से उसके सामने जाने लगता है और आवाज़ लगाता है, भाई साहब, यहाँ कहीं आसपास कोई होटल या कोई गांव है जहाँ हम सब आज की रात गुजार सके। लालटेन लिया इंसान कमल की आवाज़ पे कोई हरकत नहीं करता। कमल उसे फिर से आवाज़ दे कहता है, भाई साहब, आपसे ही पूछ रहा हूँ। कमल को लगता है शायद उसे कम सुनाई देता होगा। कमल उसके नज़दीक जाता है और ज़ोरों से चिल्लाता हुआ बस की तरफ भागता है। डर और घबराहट की वजह से कमल भागते हुए गिर जाता है और जब कमल पीछे पलट के देखता है तो वो लालटेन लिया इंसान उसी की तरफ आता दिखाई देता है। कमल फिर उठ खड़ा होके चिल्लाते हुए बस की तरफ भागता है। कमल की चीखे चिल्लाहटें सुन बस में बैठे उसके बाकी दोस्त भी डर जाते हैं और कहते हैं, कमल को क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। चीखें सुन लड़कियों की भी नींद खुल जाती है और वो ज़ोरों से चिल्लाती हैं, ये बस कहाँ रुकी है, तुम लोगों ने तो। आनंद कहता है कि बस अपने आप यहाँ आके रुकी है, बस अपने आप चलने लगी थी। लड़कियाँ डर के मारे रोने लगती हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, हमें बहुत डर लग रहा है। सुमन आके रॉकी से रोते हुए कहती है, रॉकी, मुझे घर जाना है, अभी तो और बहुत कुछ बाकी था। कमल भागते भागते बस तक पहुंच जाता है और जल्दी से बस के अंदर आ जाता है। कमल को इस हालत में देख सब कमल से पूछते हैं, कमल क्या हुआ। कमल डर के मारे बस की आखिरी सीट के नीचे छुप के बैठ जाता है। सबने कमल से फिर से पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रहे हो। तो कमल कैबिन की तरफ हाथ दिखाता है। सब लोग बस की कैबिन की तरफ भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि सामने के रास्ते से कोई लालटेन लिए आ रहा था। वो धीरे धीरे बस के नज़दीक आ रहा था। लड़कियां ज़ोरों से चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। पर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अब वो लालटेन लिया आदमी बस के करीब आ चुका था। सब लोग उसे देखने लगे तो वो अचानक गायब हो जाता है। इन्हें लगता है अब वो चले गया, नहीं आएगा। सब कमल की तरफ भागते हैं और उससे पूछते हैं, वो कौन था कमल, तुमने उसे देखा। कमल कुछ बता पाए उसके पहले ही बस का दरवाज़ा बजता है। कमल की हालत देखते हुए कोई दरवाजे के पास जाना नहीं चाह रहा था कि इतने में राजेश कहता है, मैं देखता हूँ। कविता, नहीं राजेश, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश, कविता डरो मत, कुछ नहीं होगा, किसी न किसी को जाके देखना तो होगा ना। राजेश खुद घबराया हुआ था और कविता को हिम्मत दे रहा था। राजेश धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाता है। अब दरवाज़ा बजना बंद हो गया था। राजेश दरवाजे में लगी कांच की खिड़की से बाहर झांक के देखता है और वो पलट के सबको कहता है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। अब राजेश वापस खिड़की की तरफ देखता है तो अचानक से वो चौंक जाता है और वो कांपने लगता है। राजेश का पूरा शरीर कांप रहा था। रॉकी, राजेश क्या हुआ। राजेश की तो आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी। अब रॉकी हिम्मत कर सामने जाता है। रॉकी जैसे ही देखता है उसे झटका लगता है और वो बस में थोड़े दूर जा गिरता है। सब, रॉकी क्या हुआ, क्या था। रॉकी घबराया सा कहता है। बाहर हाथ में लालटेन लिए सरकटी लाश खड़ी है जो बस का दरवाज़ा बजा रही थी। रॉकी अपना आंखों देखा हाल सबको बताता है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। ड्राइवर की तो सरकटी लाश देख हवा निकल जाती है। राजेश कांपते हुए नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कविता तो राजेश को कांपते हुए देख पहले ही बेहोश हो गई थी। सरकटी लाश अब एक एक कर बस की सारी खिड़कियों की तरफ लालटेन दिखा रही थी। सब लोग बस में सीटों के नीचे छुप जाते हैं। सुमन अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ घुमा के देखती है। उसे खिड़की पर एक हाथ में लालटेन लिए और दूसरे हाथ में उसका कटा सर लिए हुए देख लेती है। सुमन उसे देख चिल्लाने वाली थी कि रॉकी उसे देख लेता है और सुमन का मुंह अपने हाथों से दबा देता है। सुमन उसे देख पसीना पसीना हो गई थी। वो सरकटी लाश अपने हाथ में अपना सर ले बस में झांक रही थी। ये मंजर बहुत खतरनाक और डरावना था और इन सब के लिए धीरे धीरे और भी डरावना होते जा रहा था। आनंद देखता है कि लालटेन की रोशनी अब कम होने लगी है। लगता है कि सरकटी लाश अब बस से दूर हो गई है। आनंद अब कविता और राजेश के चेहरे पे पानी के छींटे मार होश में लाता है। रॉकी कमल को पानी पिला के कहता है, कमल तू डर मत, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब सरकटी लाश यहाँ से चली गई है। सब मिलके इस बस को छोड़कर बाहर निकल के भागने की सोचते हैं। लड़कियाँ, इस मनहूस बस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। काश ड्राइवर की बात मान के रुक जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। रॉकी कहता है,
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब अपने अपने बैग से टॉर्च निकाल लो। हम सब इस हालात से बाहर निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं। अब सब बस से एक एक कर डरते घबराते उतरते हैं। अब रॉकी बस के आगे के रास्ते की तरफ देखता है। रॉकी, रास्ता साफ है। आनंद बस के पीछे की तरफ देखने जाता है। आनंद, यहाँ भी रास्ता साफ है। रॉकी आनंद से कहता है, बरोबर देख। आनंद एक बार फिर देखता है। आनंद को दूर से एक रोशनी तेजी से अपनी तरफ आते दिखती है। आनंद को लगता है कोई बाइक इस काली रात में यहाँ से गुजर रही है, पर आनंद गलत था। सामने से आती रोशनी बाइक की नहीं थी, बल्कि वो उस खतरे की थी जो उनकी तरफ वापस आ रहा था। रॉकी बस के पीछे के रास्ते की तरफ देखने जाता है और आनंद से कहता है, भाग आनंद यहाँ से, जल्दी। रॉकी और आनंद को भागते देख सब उनके पीछे भागने लगते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ। रॉकी, वो बाइक की रोशनी नहीं, बल्कि सरकटी लाश के हाथ के लालटेन की रोशनी थी, और वो सरकटी लाश हमारे पीछे आ रही है। भागो सब लोग, रुकना नहीं। सब कुछ दूर तक भागते रहे कि अचानक रॉकी की नज़र में कुछ आता है और रॉकी सबको रुकने को कहता है। सबकी सांसें तेज़ हो गई थी। लड़कियां थक चुकी थी। रॉकी से सुमन कहती है, अब हमसे नहीं चला जाएगा। रॉकी सुमन से कहता है, वो देखो जंगल के अंदर कुछ रोशनी सी दिख रही है, शायद कोई गांव हो वहाँ। अगर गांव रहा तो आज की इस मनहूस काली रात को काटने के लिए हमें पनाह मिल जाएगी। सब लोग जंगल के अंदर के रास्ते गांव की तरफ चल देते हैं। रॉकी, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। जंगल के अंदर से होते हुए उस गांव तक जाना है। घना जंगल है, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। कदम फूंक फूंक कर रखना। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो लोग अंदर जाते वैसे वैसे जंगल और भी घना होते जा रहा था। सब बहुत थक चुके थे। लड़कियों की तो हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आनंद से मुस्कान कहती है, आनंद, अब मुझसे और नहीं चला जाता। आनंद, मुस्कान, बस थोड़ी देर और। हम लगभग गांव के करीब पहुंच ही गए हैं। उन्हें लगता है बस थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद वो लोग गांव तक पहुंच जाएंगे। जंगल घना था, अभी तो उन्हें आने वाली और मुसीबतों को झेलना था। सुमन को प्यास लगती है। सुमन अपनी बैग से पानी की बोतल निकालती है तो पानी खत्म हो गया था। सुमन, रॉकी, मुझे प्यास लगी है, बोतल में पानी नहीं है। रॉकी सबसे पूछता है, किसी के पास पानी बचा हो तो। सुमन को दो, उसे प्यास लगी है। मुस्कान, मेरी बोतल तो बस में ही रह गई। कविता और पूजा, प्यास तो हमें भी लगी है, पर हमारी भी बोतल खाली है। रॉकी सुमन से कहता है, थोड़ा रुको, मैं पानी ढूंढ के लाता हूँ कहीं ना कहीं से। रॉकी और आनंद कहते हैं, तुम सब यहाँ इस साइड साफ जगह पर बैठ जाओ, कहीं जाना मत, हम पानी लेके यहीं वापस आएंगे। कैंपिंग का चयन आनंद ने ही किया था। आनंद इसके पहले भी कई बार कैंपिंग्स कर चुका था। रॉकी और आनंद पानी की तलाश में निकलते हैं। आनंद रास्ते में आने वाली झाड़ियों की टहनियों को मोड़ रहा था। रॉकी आनंद से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? आनंद, जंगल घना है, कहीं हम रास्ता भटक न जाए, इसलिए निशानी छोड़ रहा हूँ, ताकि हम जब पानी लेके वापस आए तो अपने रास्ते से होते हुए वापस उस जगह तक जा सके जहाँ से हम आए थे। उधर बाकी सब लोग काफ़ी डरे थे। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। कमल और राजेश ने जब से उस सरकटी लाश को देखा था तब से वो भी बहुत घबराए हुए थे। डर के मारे सब लोग कहने लगे, रॉकी और आनंद को गए हुए बहुत देर हो गई है। वो लोग अब तक वापस नहीं आए, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। अब इन्हें रॉकी और आनंद की चिंता होने लगी थी। इधर रॉकी और आनंद पानी की तलाश में थे। आखिर रॉकी और आनंद की तलाश खत्म होती है। आनंद, रॉकी, मुझे पानी की आवाज़ आ रही है। रॉकी, हाँ मुझे भी आ रही है। आनंद रॉकी से, वो देखो वहाँ एक छोटा सा तालाब है। दोनों तालाब की तरफ भागते हुए जाते हैं। आनंद रॉकी से, रॉकी, तालाब से ये पानी इस झरने के रूप में यहाँ से बह रहा है, हमें यहाँ से पानी भरना चाहिए। पता नहीं तालाब का ठहरा पानी पीने से हम लोगों की तबीयत ना खराब हो जाए। यहाँ रॉकी और आनंद को पानी मिल चुका था। वहाँ वो सब रॉकी और आनंद के लिए चिंतित थे। रॉकी और आनंद झरने में से पानी की बोतलें भर लेते हैं, पर एक नज़र वो अच्छे से तालाब में नहीं देखते हैं। झरने से पानी तो साफ बहता दिख रहा था, पर तालाब में लाशें तैर रही थी। ये लाशें उन इंसानों की जो कभी इसी तरह इस गांव की ओर अपनी जान बचाते पनाह मांगने आए थे। रॉकी और आनंद पानी की सारी बोतलें भर के
वापस अपने रास्ते अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ सब लोगों को रॉकी और आनंद की बहुत देर तक वापस न आने की वजह से चिंता होने लगती है। यहाँ कमल, ड्राइवर और राजेश रॉकी और आनंद को देखने जाने की बात करने लगते हैं कि सबको टॉर्च की लाइट दिखाई देती है। रॉकी और आनंद पानी लेके आ रहे थे। रॉकी और आनंद अपने दोस्तों के पास पहुंच गए। सुमन रॉकी से, इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने पानी लाने में, हम लोग बहुत डर गए थे। रॉकी सुमन से, जंगल है सुमन, बहुत दूर तक जाना पड़ा, तब जाके एक तालाब मिला तो हम लोग पानी भर के आए। रॉकी, लो सब लोग पानी पी लो। सुमन पानी पीते हुए, इस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कोई चूहा मरा हो इस पानी में। रॉकी सुमन से, ये जंगल है, यहाँ तुम्हें बिस्लरी नहीं मिलने वाली, जल्दी पानी पियो, हमें गांव की तरफ जाना है। पर उन्हें कहाँ पता था कि खतरा अब भी उनके पीछे से आ रहा था और वो उससे बचने के लिए खुद खतरे के मुंह में जा रहे थे। अब सब लोग उठ खड़े होते हैं और गांव की तरफ अपना रुख कर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो गांव के नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे ही गांव का रास्ता बढ़ने लगता है। मुस्कान को लगता है पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, कोई हमारे पीछे से आ रहा है। मुस्कान आनंद से कहती है, आनंद मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे आ रहा है, मुझे उसके कदमों की आवाज़ आ रही है। आनंद पीछे की तरफ देखता है। आनंद, मुस्कान कुछ नहीं है पीछे, तुम्हारे कान बज रहे हैं। वो आगे चलने लगते हैं। कुछ समय बीता नहीं कि अब यह आवाज़ कविता को भी सुनाई देती है। कविता राजेश से कहती है, मुझे भी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। सब लड़के पीछे देखने लगते हैं, उनको भी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। सब लड़के टॉर्च की लाइट को घुमाते हुए देखते हैं, कहीं कोई जानवर तो नहीं। उन्हें भी एक रोशनी दिखाई देती है जो उनकी तरफ आ रही थी। ये उसी लालटेन की रोशनी थी जो उस सरकटी लाश के हाथ में थी। ये सब देख लड़के गांव की तरफ भागने लगते हैं और लड़कियों से कहते हैं, भागो, वो सरकटी लाश हमारा पीछा कर रही है। पर उन्हें कहाँ पता था कि सरकटी लाश उनका पीछा कर रही थी या उन्हें उस गांव की तरफ ले जा रही थी। सरकटी लाश को उनके पीछे आता देख सुमन भागते हुए कहने लगती है, कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम सब ने कैंपिंग जाने के लिए हाँ किया था और ये सरकटी लाश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा। सब लोग गांव की तरफ जोरों से भागते हैं। गांव बस आ ही चुका था कि कविता भागते हुए गिर जाती है। सब लोग गांव की चौखट के अंदर पहुंच जाते हैं, पर कविता तो गिर गई थी। उसे पाँव में मोच आने की वजह से वापस उठ के खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। कविता जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, वो सरकटी लाश मेरे सामने आती जा रही है, मुझे बचा लो राजेश, मैं मरना नहीं चाहती। राजेश, कमल और रॉकी भागते हुए कविता के पास जाके उसे उठा के जैसे ही गांव की चौखट दहलीज के अंदर पाँव रखते हैं तो वो सरकटी लाश जो उनका पीछा कर रही थी अचानक गायब हो जाती है। अब सब गांव की दहलीज के अंदर आके राहत की सांस लेते हैं। समय कुछ रात के 2:30 बजे थे। सब भूखे प्यासे थे। भाग भाग के सबकी हालत खस्ता हो गई थी। कविता राजेश से कहने लगती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वरना मुझे वहाँ छोड़ के तुम अकेले गांव के अंदर नहीं आते। राजेश कविता से, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तुम कब वहाँ गिर गई हमें पता भी नहीं चला। सब लोग अब गांव की तरफ देखने लगते हैं। गांव बहुत सुंदर था। गांव के हर कुटिया के बाहर लालटेन लगी थी। बाहर गांव के आंगन में बड़ी बड़ी मशालें लगी हुई थी। अब तक इन लोगों का सामने अंधेरा ही अंधेरा था। अब तो वो गांव की रोशनी में खुद को महफूज पा रहे थे। अब वो सरकटी लाश इनका पीछा छोड़ चली गई थी। सब गांव के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद इन सबकी नज़र एक बड़ी सुंदर कुटिया पे जाके रुकती है। ये लोग उस कुटिया के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। ये कुटिया गांव में सबसे बड़ी थी। इन्हें लगा इस कुटिया में हम सबको पनाह मिल जाएगी। तो आज की ये काली रात बीत जाए, कल सुबह होते ही घर के लिए वापसी करेंगे। कुटिया का दरवाज़ा खुलता है। कुटिया प्रमुख पूछता है, आप कौन? रॉकी उस कुटिया प्रमुख को उनके साथ हुई सारी घटना का किस्सा सुनाते हुए कहने लगता है, आप हमें आज की रात अपनी कुटिया में पनाह दे दीजिए, कल सुबह होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। कुटिया प्रमुख कहता है, आप सब घबराइए मत, वो सरकटी लाश इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकती, आप निश्चिंत होकर अंदर आ जाइए। सब अंदर चले जाते हैं। कुटिया प्रमुख अपनी पत्नी से कहते हैं, आज फिर शहर से मेहमान आए हैं, इनके लिए पानी लाओ और खाना बनाओ। खाना लग जाता है। सब खाना खा के आराम करने लगते हैं, पर सुमन को नींद नहीं आ रही थी। उसे
कुछ खटक रहा था। सुमन ने जब कुटिया प्रमुख को देखा तो उसे लग रहा था कि ये चेहरा, ये आंखें मैंने इसके पहले भी कहीं देखी है। वो सोचने लगती है और रॉकी से कहती है, सुनो रॉकी, सो गए क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रॉकी, क्या है सुमन, मुझे सोने दो। सुमन, सुनो रॉकी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। रॉकी, तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत है सुमन, चुपचाप सो जाओ। सुमन रॉकी से, प्लीज़ कुछ बताना है। रॉकी, क्या है, जल्दी बताओ। मुझे लगता है इस कुटिया प्रमुख को मैंने पहले कहीं देखा है। रॉकी सुमन से, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अब सो जाओ, चलो जल्दी आंख बंद करो। सुमन रॉकी की बात मान आंख बंद कर देती है। सुमन की आंखों के सामने वो भयानक मंजर आने लगा जब वो लोग बस के अंदर सीट के नीचे छुपे हुए थे और सरकटी लाश एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में अपना सर लिए बस की खिड़की से अंदर झांक रहा था। तब सुमन ने अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ कर उस सरकटी लाश को अपना सर हाथ में लिए खिड़की में झांकते देखा था। वो डरावनी आंखें, वो भयंकर चेहरा सुमन की आंखों के सामने घूर रहा था। वो चेहरा कुटिया प्रमुख से मिलता जुलता था। सुमन झट से अपनी आंखें खोलती है और रॉकी से कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कुटिया प्रमुख को मैंने इससे पहले कहीं देखा है। रॉकी सुमन से, कहाँ देखा है, बताओ। ये कोई और नहीं, इसका चेहरा उस सरकटी लाश से मिलता है। वही डरावनी आंखें, वही चेहरा, ये वही है रॉकी। रॉकी सुमन से, सुमन तुम घबरा गई हो, तुम्हें हर इंसान में अब वो सरकटी लाश दिखने लगी है। रॉकी सुमन की बात पे विश्वास नहीं करता और सो जाता है। सुमन को अब भी अपने आंखों देखे पे विश्वास था। सुमन का मन बार बार यही कह रहा था, ये कुटिया प्रमुख ही वो सरकटी लाश है। सुमन को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर कुटिया में टहल रही थी। उसने कुटिया की खिड़की से बाहर देखा। कुटिया के बाहर वो सरकटी लाश घूम रही थी। सुमन बाहर का नज़ारा देख के घबरा गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? रॉकी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। सुमन खिड़की से चुपके से देखने लगती है। सुमन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो गांव कुछ समय पहले तक जगमगा रहा था, वो अब बिल्कुल सुनसान सा हो गया था। सुमन सोचती है, गांव में जब हम लोग आए थे तो गांव कितना रोशन था। गांव की हर कुटिया के बाहर लालटेन लगी थी। अब ना तो कोई कुटिया दिखाई दे रही है और ना ही वो लालटेन दिख रही है जो हर कुटिया के बाहर लगी हुई थी। अब बस हर जगह राख ही राख दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई गांव था ही नहीं, बस जली हुई कुटियाओं के अवशेष दिख रहे हैं। हवाओं में जैसे राख ही राख फैली हुई है। बस एक ही कुटिया जगमगा रही है, हमारी, जिसमें हम सब लोग हैं। बाकी तो दूर दूर तक घने अंधेरे का साया है। पेड़ ही पेड़ और वीरान जंगल ही दिखाई दे रहा है। सुमन अब भी उस सरकटी लाश को छुप के देख रही थी। वो सरकटी लाश कुटिया के बाहर अब भी घूम रही थी। उसने एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में उसका कटा हुआ सर लिए, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। सुमन गौर से देखती है, ये तो वही कुटिया प्रमुख की सरकटी लाश है जिसकी कुटिया में हम लोगों ने पनाह ली है। सुमन ये भयानक नज़ारा देख घबरा गई थी। सुमन अब रॉकी के पास आती है। रॉकी उठो, उठो, रॉकी प्लीज़ जल्दी उठो। सुमन रॉकी को डर के मारे हड़बड़ाहट में उठाने लगती है। रॉकी उठ के देखता है, सुमन काफ़ी घबराई हुई है। रॉकी सुमन से, क्या हुआ सुमन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुमन रॉकी से, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा था ना? आओ तुम्हें मैं दिखाती हूँ। वो सरकटी लाश और कोई नहीं, वो इस कुटिया का प्रमुख ही है। रॉकी सुमन के कहे मुताबिक कुटिया की खिड़की के पास आता है और जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जहाँ कुछ समय पहले हरा भरा गांव था, वहाँ अब दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। सुनसान वीरान जंगल और जली हुई कुटियाओं की कतारें देख रॉकी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हवाओं में बस राख ही राख फैली हुई थी। रॉकी सुमन से, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? न जाने कौन से मायाजाल में फंस गए हैं हम सब। उस बस से छुटकारा पाने के लिए इस गांव में पनाह ली। अब इस भूतिया गांव से कैसे हम खुद को बचाएं? कैसे इसके चंगुल से बाहर निकले? सुमन रॉकी से, लगता है इस बार हम सब नहीं बच पाएंगे। अब हम सब में इतनी ताकत नहीं रही कि हम इस जंगल को पार कर हाईवे तक पहुंच सके। सुमन रॉकी से, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है। रॉकी, सुमन तुम घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। सुमन से कहता है, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ।
जैसे ही रास्ता साफ हो जाता है हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। सुमन रॉकी से, मैंने तुमसे कहा ना, अब नहीं भाग पाएंगे, सब बहुत थक गए हैं, हिम्मत ही नहीं है अब भागने की। यहाँ से निकलना है, जान बचानी है तो भागना तो पड़ेगा ही ना। मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम किसी को इस बारे में मत बताना, वरना सब घबरा के चिल्लाने लगेंगे और वो सरकटी लाश को पता चल जाएगा कि हम उसकी असलियत जान गए हैं। रॉकी बाहर जाता है। सुमन, रॉकी संभल के जाना, खतरा बहुत है। रॉकी दबी हुई आवाज़ में, तुम भी अपना ख्याल रखना और इन सब का भी। रॉकी बचता बचाता बाहर निकल जाता है। हाईवे तक वापस जाने के लिए रास्ता खोजने लगता है। गांव में आते समय गांव की चमचमाती रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अब गांव में अंधेरा ही अंधेरा था, तो रॉकी को वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। रॉकी जंगल में भटकने लगा था। रॉकी घूम फिर के वापस उसी जगह आ जाता है। वैसे अब गांव भी कहाँ रहा था, सब जगह बस राख ही राख थी और जली हुई कुटियाओं की कतारें थी। बस एक ही कुटिया रह गई थी वहाँ, जिसमें रॉकी के सारे दोस्त पनाह लेके फंस चुके थे, और कुटिया के बाहर सरकटी लाश किसी के इंतज़ार में थी। रॉकी अब थक हार के पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा था कि ये सरकटी लाश किसका इंतज़ार कर रही है। रात के 3:20 हो चुके थे। रात और भी डरावनी होती जा रही थी। अमावस्या की वो काली रात कट नहीं रही थी कि अचानक रॉकी को कुछ दिखाई देता है। रॉकी देखता है एक एक कर उन जली हुई कुटियाओं में से लोग बाहर निकल कर आ रहे थे, पर वो इंसान की तरह नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उनके मुंह से लार टपक रही थी। भयानक नज़ारा था। रॉकी ये सब देख अपने नसीब को कोसने लगता है। हम लोग कहाँ इन भूतों के बीच इस भूतिया गांव में आ फंसे हैं। ये सब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रॉकी देखता है उन कुटियाओं में से निकले वो सब भूत एक एक कर उस कुटिया प्रमुख के पास जाके सर झुकाने लगते हैं। ये सरकटी लाश वाला कुटिया प्रमुख गांव के भूतों का राजा लग रहा था, पर वो उस भूतिया गांव का सरपंच था। अब रात के 3:30 बज चुके थे और भूतिया गांव का सरपंच भूतों के साथ पंचायत की बैठक शुरू करता है। भूतों की पंचायत चल रही थी। सरपंच कुछ फैसला सुनाता है और सारे भूत उठ खड़े हो जाते हैं। सरपंच के सामने सर झुकाकर सरपंच के फैसले को मानते हुए वो जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रॉकी ये सब देख हैरान था। ये उसकी आंखों के आगे क्या चल रहा था। रॉकी को लग रहा था वो कोई बुरा सपना देख रहा है जिसमें एक भूतिया गांव है और भूतों की पंचायत हो रही है। रॉकी अब भूतों के झुंड का पीछा करने लगता है। भूत आगे चल रहे थे। रॉकी उनके पीछे पीछे पेड़ की आड़ लिए चल रहा था। चलते चलते अचानक सारे भूत रुक जाते हैं। लगता है भूतों की मंजिल आ गई थी जहाँ उनको सरपंच ने भेजा था। रॉकी ने देखा ये तो वही तालाब है जिसके बहते झरने से रॉकी और आनंद पानी भर के आए थे, पर उन्होंने तालाब को अच्छे से नहीं देखा था। रॉकी देख रहा था उस तालाब में इंसानों की लाशें तैर रही हैं और सारे भूत वहाँ उन लाशों से उनकी रूह निकाल रहे थे। रूह निकाल उन्हें कैद कर वो अब भूतिया गांव की तरफ चलने लगते हैं, भूतों के सरपंच के पास। रॉकी ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था। रॉकी को अपनी आंखों देखे पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो घबराते हुए भूतिया गांव की तरफ भागता है जहां उसके सारे दोस्त इस बात से अनजान थे कि वो सरकटी लाश कोई और नहीं, कुटिया प्रमुख ही है। रॉकी को गए बहुत समय हो गया था। सुमन रॉकी के आने का इंतज़ार कर रही थी। सुमन अब भी चुपके से कुटिया की खिड़की से बाहर झांक रही थी। अभी तक रॉकी वापस नहीं आया। रॉकी ठीक तो होगा, सुमन ने मन में सोचा। कहीं रॉकी के साथ कुछ गलत तो नहीं घट गया कि इतने में सुमन की नज़र रॉकी पे पड़ती है। रॉकी डरा सहमा सा कुटिया की तरफ भागते हुए आ रहा है और सरकटी लाश अब भी कुटिया के बाहर चक्कर लगा रही थी। रॉकी सरकटी लाश से छुपते छुपाते कुटिया के अंदर पहुंच जाता है और सुमन को अपनी आंखों देखे भयानक मंजर के बारे में बताने लगता है। सुमन बहुत घबरा जाती है और रॉकी से कहती है, अब हम सब नहीं बच पाएंगे, हमारा क्या होगा? लगता है हम अब कभी इस भूतिया गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और सुमन रोने लगती है। रॉकी उसे समझाते हुए बोलता है, सुमन, अगर तुम ही रो के हार मान जाओगी तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी, और उस सरकटी लाश को अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसे पता चल जाएगा और हम सब अभी मारे जाएंगे। सुमन रोना बंद कर देती है। अब रॉकी और सुमन अपने साथ आए सारे लोगों को नींद से उठा के ये बात बताने लगते हैं। सबकी हालत अब घबराहट के मारे पतली हो गई थी।
और अपने भाग्य को कोसते हुए कहने लगे, बस से निकले भूतिया गांव में आ अटके। अब हम सब अब कभी अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। कविता, पूजा, मुस्कान रोते हुए कहने लगी, हमें यहाँ से निकालो, हमें अपने घर जाना है। ये कॉलेज का आखिरी दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन ना बन जाए। हमें इस भूतिया गांव में नहीं मरना है। कुछ तो करो, कैसे भी इस गांव से हमें निकालो। आनंद, राजेश, कमल लड़कियों से कहते हैं, अब हमारा यहाँ से ज़िंदा निकल पाना मुश्किल है। एक सरकटी लाश से बचने के लिए हम सब लोगों ने अपनी मौत को खुद इस भूतिया गांव में आकर निमंत्रण दिया है। सुमन अब भी उस सरकटी लाश पे नज़र रखे हुए थे। सुमन देखती है एक भूतों का झुंड अब सरकटी लाश की तरफ चल के आ रहा है। सुमन रॉकी को आवाज़ देती है। रॉकी देख के सुमन से कहता है, ये वही भूतों का झुंड है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। भूतों का झुंड अब अपने सरपंच के पास आके उनके सामने नतमस्तक होने लगता है। राजेश, कमल, आनंद और कविता, पूजा, मुस्कान ने रॉकी और सुमन से ये बात सुनी थी। अब ये भयानक मंजर देख उनके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसकने लगी थी। अब तो इन सब ने हार मान ली थी, पर रॉकी और सुमन उन्हें हिम्मत दे कहते हैं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम सब सही सलामत हैं। यूँ हाथ पे हाथ धरे अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए मरने से तो अच्छा है कि हम सब अपनी हालत से लड़ते हुए मरे। रॉकी कुटिया की खिड़की की तरफ जाके खिड़की से बाहर देखता है। अब वो सरकटी लाश और भूतों का झुंड कुटिया से कुछ दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी सभा लगाए बैठे हैं। भूतों की सभा में सब एक एक कर अपने सरपंच से इन इंसानी रूहों को सज़ा देने की बात कर रहे हैं। इन इंसानों की पता नहीं कब मौत हुई थी। वो इंसान भी इस भूतिया गांव के शिकार हुए थे। कुछ लाशें सड़ चुकी थी और कुछ के कंकाल के अवशेष बचे थे, पर आज भी उनकी रूह उन भूतिया गांव के भूतों के कैद में थी। रॉकी समझ गया था कि अब इनकी सज़ा निश्चित होने के बाद हमारी बारी आएगी। अब रॉकी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कैसे भी करके वो सब लोग इस गांव की दहलीज को पार कर इस भूतिया गांव के चंगुल से बाहर निकल जाए। भूतों की पंचायत में भूतों की सभा चल रही थी। अब रॉकी एक एक कर सबको कुटिया के बाहर भेजता है और आनंद से कहता है, इस रास्ते से तुम सब लोगों को गांव से बाहर लेके जाओ। ये रास्ता उस तालाब तक लेके जाएगा जो इस गांव की सीमा पर है। वहाँ तुम सब मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम लोगों से वहीं आके मिलूँगा। सुमन रॉकी से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ ही बाहर जाऊँगी। रॉकी, सुमन तुम पागल मत बनो, यहाँ से जल्दी निकलो, उन भूतों की कभी भी नज़र पड़ सकती है। सुमन रॉकी को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होती, पर रॉकी सुमन को गले लगाकर अपने प्यार का वास्ता दे सुमन को वहाँ से जाने को मजबूर करता है। सुमन जाते हुए रॉकी से कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम जल्दी वापस आना। रॉकी को पता था कि उन भूतों की सभा अब ख़त्म होने वाली है। सभा ख़त्म होने के बाद अब वो भूत हम सबको ख़त्म कर देंगे, इसीलिए रॉकी ने समय रहते सबको वहाँ से निकाल दिया। रॉकी जैसे ही कुटिया से तालाब पे जाने के लिए बाहर निकलता है, कुटिया प्रमुख भूतों के गांव के राजा की कटे हुए सर की नज़र रॉकी पे पड़ जाती है। अब सारे भूत रॉकी की तरफ बढ़ते हैं। रॉकी उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख कुछ समय के लिए अचंभित हो जाता है। रॉकी की मौत रॉकी के नज़दीक आ रही थी और रॉकी को होश नहीं था। धीरे धीरे भूतों का झुंड रॉकी के नज़दीक आ रहा था कि रॉकी को एक आवाज़ सुनाई देती है, रॉकी वहाँ क्या कर रहा है? वो तेरे सामने आते जा रहे हैं, भाग रॉकी भाग। इतना सुनते ही रॉकी होश में आता है और वो उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ता है। वो आवाज़ आनंद की थी। रॉकी आनंद के पास पहुंच जाता है। थैंक्स यार आनंद, तुमने मुझे बचा लिया, वरना उन भूतों को अपने पास आता देख मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। पर वो भी भूत हैं, भूतों से इतनी आसानी से कहाँ छुटकारा मिलने वाला था इन्हें। अब आनंद और रॉकी तालाब की तरफ भागने लगते हैं और भूतों का झुंड उनका पीछा कर रहा होता है। आनंद रॉकी से कहता है, भाई ये भूत है या फेविकोल है, साला चिपक गए हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रॉकी आनंद से कहता है, साले आनंद, तुझे इस समय मजाक सूझ रहा है, चल भाग जल्दी, वरना भूतों को तेरी दावत मिलेगी। रॉकी आनंद से कहता है, भूतों को कुछ समय के लिए भटकाना है, सुबह होने ही वाली है और ये लंबी काली रात कटने वाली है। आनंद रॉकी से घड़ी देख कहता है, भाई अभी तो 3:55 हुए हैं और 5 मिनट भूतों से खो खो खेलनी पड़ेगी। कि अचानक से रॉकी और आनंद के सामने वो सरकटी लाश आ जाती है। आनंद की बोलती बंद हो जाती है। बस सुबह होने से कुछ 5 मिनट बाकी रह गए थे। रॉकी और आनंद के सामने
मौत आके दस्तक देने लगती है। वो सरकटी लाश आनंद के बिल्कुल पास आ जाती है। आनंद अपनी सुध-बुध खो देता है। धीरे धीरे भूतों का झुंड आनंद और रॉकी के पास आते जा रहा था। रॉकी आनंद का हाथ खींच तालाब की तरफ ले जाना चाह रहा था, पर आनंद के जैसे पांव उसी जगह पे जम गए थे। रॉकी आनंद को खींचते हुए जोरों से चिल्ला रहा था, आनंद होश में आ, बस कुछ ही दूरी पे गांव की सीमा समाप्त होने वाली है। सब लोग हमारा गांव की सीमा पे उस तालाब के पास इंतजार कर रहे हैं। आनंद को रॉकी की आवाज़ जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उस सरकटी लाश ने आनंद को पूरी तरह जकड़ के अपने वश में कर दिया था। रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आनंद को इस सिरकटी लाश के चंगुल से कैसे छुड़ाए। धीरे धीरे जैसे ही भूतों का झुंड सामने आ रहा था, वैसे वैसे रॉकी और आनंद की मौत और नज़दीक आ रही थी। सुमन और बाकी सब लोग गांव की सीमा पे खड़े होके मौत का ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। रॉकी और आनंद के पास वो सरकटी लाश आता देख वो लोग जोरों से चिल्लाते हुए बोल रहे थे, रॉकी, आनंद, वहाँ से जल्दी निकलो, वो तुम दोनों के और पास आते जा रहे हैं। रॉकी आनंद को खींचने में सारा दम लगा देता है, पर आनंद अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। दरअसल आनंद के सामने जब अचानक से वो सरकटी लाश आई थी, तो आनंद की नज़र सरकटी लाश के कटे सर की आंखों से मिल गई थी। आनंद अब उसके वश में था। वो एक हाथ में अपना कटा सर और एक हाथ में लालटेन लिए आनंद और रॉकी के सामने उनकी मौत बन खड़ा था। रॉकी भाग सकता था, पर वो अपने दोस्त आनंद को मौत के मुंह में अकेला छोड़ के कैसे भाग जाता। सुमन रॉकी से आवाज़ दे कहती है, रॉकी, तुम वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ चले आओ। रॉकी सुमन से कहता है, हम आए साथ थे और जाएंगे भी साथ। मैं आनंद को इस भूतिया गांव में मरने नहीं दूंगा। हम सब साथ इस गांव से वापस जाएंगे। हम 8 लोग साथ आए थे और जाएंगे भी साथ। इतना कह रॉकी गुस्से में सिरकटी लाश के सिर को जोर से लात मार उसका सर उसके हाथ से गिरा देता है और आनंद की नज़रें अब उस लाश की नज़रों से दूर हो जाती हैं। आनंद अब होश में आ जाता है और रॉकी उसे खींचने लगता है। आनंद, बस थोड़ी दूर और भागना है और हम सब लोग इन भूतों और भूतिया गांव के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। आनंद और रॉकी अब जोरों से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। अपने सारे दोस्तों से कहते हैं, जल्दी उस तालाब के पास से दूर हट जाओ और इस गांव की सीमा से बाहर चले जाओ। सब लोग गांव की सीमा से बाहर हो जाते हैं। रॉकी और आनंद के पीछे अब भी भूतों का झुंड लगा हुआ था। रॉकी और आनंद गांव की सीमा तक पहुंच ही गए थे कि पीछे से एक भूत ने रॉकी को पकड़ लिया। आनंद सीमा रेखा से पार हो गया था, पर रॉकी बस एक कदम पीछे था। आनंद रॉकी को अपना हाथ दे खींच रहा था कि और भूत धीरे धीरे सामने आते जा रहे थे। रॉकी, आनंद, तुम यहाँ से भाग जाओ और सब लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाओ। आनंद, रॉकी, मैं तुम्हें यहाँ इन भूतों के साथ नहीं छोड़ के जाऊँगा। रॉकी, आनंद, तुम पागल मत बनो, यहाँ से भाग जाओ। भाग तो तुम भी सकते थे मुझे उस सिरकटी लाश के सामने छोड़ के, तो तुम क्यों नहीं भागे। सारे भूत सीमा पर आ चुके थे। रॉकी आनंद के हाथ पे काट देता है और उस गांव की सीमा के बाहर धकेल देता है। आनंद देखता है कि सारे भूत रॉकी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। आनंद और उसके सारे दोस्त रोते हुए चिल्लाने लगते हैं, नहीं, उसे मत मारो, हम लोगों ने तुम भूतों का क्या बिगाड़ा है। कि अचानक से सारे भूत गायब हो जाते हैं और रॉकी ज़मीन पर गिर पड़ता है। रॉकी उन भूतों के चंगुल से कैसे बचा। सुबह के 4 बज गए थे और वो काली अमावस्या की रात कट गई और रॉकी को एक नया जीवन मिला। वो उन भूतों के चंगुल से बच निकल गया था। अब सब लोगों की नज़र उस भूतिया गांव की तरफ जाती है, तो वहाँ अब कोई गांव नहीं था और ना ही वो तालाब था जो भूतिया गांव की सीमा के पास था। दूर दूर तक अब वहाँ बंजर ज़मीन थी, ना ही पेड़ थे और ना ही कोई भूतिया गांव। ये सब कैसे मुमकिन था। अब तक तो ये लोग उस भूतिया गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और निकल भी गए, पर अब वो गांव कहाँ गायब हो गया और वो तालाब कहाँ गया जहाँ मरे हुए इंसानों की लाशें तैर रही थी। अब सब लोग गांव की सीमा के बाहर थे, पर वो भूतिया गांव अचानक कहाँ गायब हो गया, इस सोच में घिरे थे। राजेश अब रॉकी और आनंद से कहता है, भाई, अब यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। रॉकी सबसे पूछता है, आप सब लोग तो ठीक हो ना, किसी को चोट तो नहीं लगी। हम सब ठीक है रॉकी, पर हम सबको यहाँ से अब निकलना चाहिए। सब लोग अब हाईवे के रास्ते के लिए वहाँ से चल देते हैं। रॉकी ड्राइवर से कहता है, भाई साहब, अब आप सबको हमने भूतिया गांव से बाहर निकाला है, अब आप हमें हमारे घर तक सही सलामत पहुँचा दीजिएगा। सब हाईवे पर रुकी बस तक पहुँच जाते हैं और एक एक कर बस में बैठ जाते हैं। ड्राइवर बस स्टार्ट करता है।
बस को वापस नागपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ देता है। अब सब लोग चैन की राहत लेते हैं। सुमन कहती है, बाल बाल बचे, वरना उस भूतिया गांव से हम कभी जिंदा वापस नहीं आते। रॉकी सुमन से कहता है, महाबलेश्वर कैंपिंग तो इस भूतिया गांव के कारण रह गई। तुम्हारे कहे मुताबिक चलो अब गोवा चलते हैं। सुमन रॉकी से कहती है, नहीं बाबा, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के हम सब घर पे जाएं। अब बस महाबलेश्वर की जगह वापस नागपुर जा रही थी। सुबह की पहली किरण और पंछियों की चिलचिलाहट सुन सबका मन आनंदित हो गया था। कुछ दूर तक चलते ही एक होटल आता है। वहाँ बस रोकते हैं और सब नाश्ता ऑर्डर करते हैं। चाय पानी पी वो उस होटल मैनेजर से बात करते हैं और उनके साथ बीती रात क्या हुआ वो मैनेजर को बताते हैं। मैनेजर उन्हें उस भूतिया गांव की कहानी बताता है। ये गांव औरंगाबाद हाईवे की शान था। आते जाते पर्यटक लोग यहाँ रुक इस गांव को देखने ज़रूर जाते। कई लोग यहाँ कुछ दिनों तक रुक कैंपिंग करते। गांव बहुत सुंदर और मनमोहक था। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे। वो वहाँ शहर से आने वाले हर इंसान को अपना मेहमान समान मान लेते थे। गांव के लोग मिलनसार थे। रॉकी मैनेजर से कहता है, तो ऐसा क्या हुआ जो आज वो गांव भूतिया गांव बन गया है और इंसानों की जान का दुश्मन बन गया है? मैनेजर कहता है, कुछ 5 साल पहले आप जैसे 10 लड़के लोग इस गांव में कैंपिंग करने आए थे। वो गांव की सीमा के पास के तालाब के पास अपना टेंट लगाए वहाँ शराब पी रहे थे। वो सब नशे में थे। वहाँ गांव की लड़कियाँ उस तालाब से पानी भरने जाती थी। वहाँ उन शराबी लड़कों की नज़र गांव की लड़कियों पे बद्ध हो गई। लड़कियाँ जब तालाब से पानी भर गांव की तरफ जा रही थी तो उनसे इन शराबी लड़कों ने छेड़छाड़ की, तो गांव की एक लड़की ने उनमें से एक को तमाचा मार दिया। वो उन शराबी लड़कों को सहन नहीं हुआ। करीबन रात को 12 बजे वो उस गांव में अपने तमाचे का बदला लेने जाते हैं। वो गांव के मुखिया की लड़की थी जिसने उन्हें तमाचा मारा था। वो देखते हैं गांव में सब सोए हुए हैं। वो शराबी मुखिया के कुटिया पे दस्तक देते हैं। मुखिया और उनकी पत्नी गहरी नींद में थे। मुखिया की लड़की दरवाजे पे आके कहती है, कौन है? ये लोग कहते हैं, हमारे दोस्त को सांप ने काट लिया है, हमारी मदद करो। वो दरवाज़ा खोल के उनकी मदद के लिए गांव के वैद्य की कुटिया की तरफ चल पड़ती है कि अचानक से उसे पीछे से पकड़ के उसका मुंह दबा के उसे झाड़ियों में ले जाते हैं और उस लड़की के साथ सब एक एक कर दुष्कर्म करते हैं। मुखिया की नींद खुलती है। वो अपनी बच्ची को कुटिया में ना देख घबरा जाता है। इतनी रात गए कहाँ चली गई? वो देखता है कुटिया का दरवाज़ा भी खुला छोड़ के चली गई है। वो लालटेन ले अपनी बच्ची को देखने निकल जाता है। उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है और अपनी बच्ची से दुष्कर्म होता देख वो उसके पाँव में गिर जाता है। मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो छोटी बच्ची है, उसे माफ़ कर दो। कि उतने में एक शराबी कुटिया के बाहर रखी हुई कुल्हाड़ी लाके मुखिया का सिर काट देता है। फिर उस लड़की को वो मार देते हैं। वो शराब के नशे में इतने धुत थे कि सारे गांव की कुटिया को आग लगाकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। सारा गांव जल रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। जब तक उन तक कोई मदद पहुँचती सारा गांव जल के राख हो गया था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब जल के राख हो गए। तब से लेकर आज तक जो भी लोग अमावस्या की रात को इस रास्ते पे सफ़र करते हैं उन्हें भूतिया गांव का सामना करना पड़ता है। आज तक कोई भी भूतिया गांव से जिंदा वापस नहीं लौटा। ये गांव सिर्फ अमावस्या की काली रात को ही दिखाई देता है। इसीलिए अमावस्या की रात इस रास्ते पे जाना मना है। आप सब नसीब वाले हैं जो आप लोग उस भूतिया गांव से सही सलामत वापस आए। रॉकी मैनेजर से कहता है, तो ये थी इस भूतिया गांव की कहानी। और वो सब अब वहाँ से नागपुर के लिए निकल जाते हैं और अपने अपने घर सुख से पहुँच जाते हैं। आज भी वहाँ से जो लोग अमावस्या की रात को गुजरते हैं उन्हें वो भूतिया गांव अपनी तरफ बुला लेता है और वो कभी वापस नहीं आते। कैसी लगी आपको ये भूतिया गांव की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।